Students, I am your economics teacher Navdeep, and in my today's video I will explain you nominal and real GDP and limitations of GDP. Firstly, you should know how you will able to calculate GDP. GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि आपकी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल कितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ये निकालना है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। अगर फॉर एग्जांपल 1 पेन का प्राइस है 10 रुपीज़ एंड आपकी इकोनॉमी में 100 पेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होगा आपकी कंट्री में? 1000 रुपीज़ की वैल्यू का। 1000 कैसे आया? 100 जो कि क्वांटिटी थी, उसको आपने मल्टीप्लाई किया पर पेन के प्राइस से। तो जीडीपी निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट। अभी आपने निकालना है नॉमिनल जीडीपी। दो तरह के जीडीपी हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जब आप निकालते हो तब जो आपने प्राइस लेना होता है वो करंट प्राइस लेना होता है। कि जो करंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए आप नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हो, उस अकाउंटिंग ईयर में जो करंट प्राइस चल रहा है वो वाला आपने प्राइस लेना है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होगा क्यू इंटू पी। पी मीन्स प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ओके, तो अब देखो जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है वो इंक्रीज भी हो सकती है प्रीवियस वाली से और डिक्रीज भी हो सकती है। अगर मान लो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि क्वांटिटी इंक्रीज हुई हो, इस वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी तो सेम रही बट प्राइस इंक्रीज हो गए, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें ही इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है। बट अगर प्राइस के इंक्रीज होने के कारण जीडीपी इंक्रीज हुआ है तो वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर प्राइजेज इंक्रीज होते हैं तो इन्फ्लेशन आती है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। बट अगर प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ा है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कंट्री में तो पर हेड जो अवेलेबिलिटी होगी गुड्स और सर्विसेज की पर पर्सन के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी, और जिससे क्या होता है, वेलफेयर होगा हमारी कंट्री का। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज उसी केस में हुआ हुआ हमारे लिए फेवरेबल होगा अगर क्वांटिटी के बढ़ने से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है। अगर प्राइस के बढ़ने से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है तब हमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को बोला जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पी के ऊपर स्टार लगा हुआ है। ये स्टार डिनोट कर रहा है कि जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगा, वो करंट प्राइस नहीं है, वो बेस प्राइस है, बेस ईयर का प्राइस। किसी ईयर को बेस मान लेते हैं और उसी के प्राइस को ही जब भी रियल जीडीपी निकालना है हम कंसीडर करेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। रियल जीडीपी सिर्फ तभी इंक्रीज होगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस इसमें बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रियल जीडीपी बेटर है या फिर नॉमिनल जीडीपी बेटर है, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए कि रियल जीडीपी बेटर है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, जो हमारे लिए अच्छा है। बट अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है तो वहाँ पे हमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो एक्चुअल में आउटपुट के बढ़ने की वजह से ही बढ़ा है या फिर प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ा है। तो इसलिए वी कैन से रियल जीडीपी इज बेस्ट मेथड इन स्पाइट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नाउ
कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी मीन्स यू कैन से जीडीपी एट करंट प्राइसेस, अगर आपको ये दिया हुआ है बट आपने निकालना क्या है उससे, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। सो आप कैसे निकालोगे, आपको देखो गिवन क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब नॉमिनल जीडीपी आपको गिवन है। तो नॉमिनल जीडीपी को आप डिवाइड कर दो जो करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स है उसके साथ डिवाइड कर दो, क्योंकि वो आपको नहीं चाहिए, आपको करंट प्राइस पे जीडीपी नहीं चाहिए, इसलिए उससे आप डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो, जो आपको चाहिए। आपको कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी चाहिए ना, तो कांस्टेंट प्राइस का जो प्राइस इंडेक्स है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट प्राइस पर प्राइस इंडेक्स क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। प्राइस इंडेक्स आपको करंट ईयर का गिवन होगा और बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स या फिर कांस्टेंट प्राइस पे जो प्राइस इंडेक्स है वो आप एज्यूम करोगे 100। अभी प्रीवियसली हमने क्या किया कि अगर आपको नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइसेस दिया हुआ है, आपने फाइंड आउट करना है उससे रियल जीडीपी। अभी हम करेंगे कि आपको रियल जीडीपी दिया हुआ है, आपने उसको कन्वर्ट करना है नॉमिनल जीडीपी में। तो कैसे करोगे, आपको रियल जीडीपी दिया हुआ है ना, तो हमें रियल नहीं चाहिए बट, तो इसको हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट प्राइस पे प्राइस इंडेक्स है 100 उसके साथ डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें चाहिए। हमें करंट प्राइस पे जीडीपी चाहिए ना, तो करंट प्राइसेस पे जो प्राइस इंडेक्स है करंट ईयर का उसके साथ हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट योर रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी as you can see in the given example. You can pause the video and you can solve this example. In case of any doubt, you can comment me. I will solve your doubt definitely. Now, GDP deflator. GDP deflator को आप प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो। GDP deflator का क्या फॉर्मूला होता है, GDP deflator होता है करंट प्राइजेस पे और कांस्टेंट प्राइजेस पे जो जीडीपी होता है उनके रेशो को बोला जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर निकाला क्यों जाता है, क्या यूज़ होता है इसका, जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि जनरल प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है, मतलब कितना इन्फ्लेशन आ गया है। जैसे आपको देखो नॉमिनल जीडीपी फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 660 एंड रियल जीडीपी दिया हुआ है 600। इसको इनके रेशियो को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर आया 110। इस 110 का मतलब है कि बेस ईयर में जो प्राइस इंडेक्स था वो था 100 और अभी प्राइस इंडेक्स कितना हो गया 110। इसका मतलब कि 10% से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है। ये आपको बताएगा जीडीपी डिफ्लेटर कि जनरल प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है। अगर ये 90 होता तो उसका मतलब था कि 10% से जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर में देखो अभी क्या है, जितना ज़्यादा जीडीपी इंक्रीज होगा मतलब उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होगा, और पर पर्सन अगर हम देखें कि कितनी अवेलेबिलिटी होगी गुड्स और सर्विसेज की, जब ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है गुड्स और सर्विसेज की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब पर पर्सन अवेलेबिलिटी गुड्स और सर्विसेज की इंक्रीज़ होगी तो उससे वेलफेयर होगा लोगों का। तो इस तरीके से जो जीडीपी है वो वेलफेयर के साथ भी कनेक्टेड है। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो कि हम अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें, हमें दिखाई दे रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, बट क्या पता वो जीडीपी इसलिए इंक्रीज हो रहा हो क्योंकि जो रिचेस्ट सेक्शन है हमारी कंट्री का वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास ज़्यादा इनकम आ रही है, लेकिन जो पुअर सेक्शन है वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का अगर अनइक्वल हो गया तो जीडीपी बेशक बढ़ता जा रहा है, उसका कोई भी फायदा नहीं है, ये लिमिटेशन है जीडीपी की। ओके, सेकेंड लिमिटेशन इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है
कि जिन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें किस टाइप के गुड्स हैं, किस टाइप की सर्विसेज हैं। अगर मान लो कि जीडीपी तो बढ़ता जा रहा है बट उसमें जो प्रोडक्शन है ना चीज़ों का, वो वाली चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है जिससे लोगों का वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा, तो ये भी एक लिमिटेशन है जीडीपी की। देन नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, आज के टाइम पर भी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जहाँ पर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज होता है, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स दी जाती हैं। जैसे मैंने अगर किसी पर्सन के लिए काम किया तो वो बदले में मुझे गेहूं या चावल ऐसा कुछ दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो ये जो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस होती हैं इनको तो कहीं पर कंसीडर ही नहीं किया जाता जीडीपी में, ठीक है। मॉनिटरी एक्सचेंजेस को ही कंसीडर किया जाता है जीडीपी में, तो इसका तो कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, ये भी जीडीपी की लिमिटेशन है। लास्ट लिमिटेशन इज एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। अगर गुड इम्पैक्ट है तो वो गुड एक्सटर्नलिटी हो जाएगी, अगर बैड इम्पैक्ट है तो वो बैड एक्सटर्नलिटी हो जाएगी। अब जैसे देखो कि इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन निकलता है, वो पॉल्यूशन वहाँ पे आसपास पे जो लोग रह रहे हैं रेजिडेंट्स, उनके लिए नुकसान पहुँचाता है, उनको उससे प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी वो इंडस्ट्रियलिस्ट उन लोगों को कुछ भी पे नहीं करे, कोई पेनल्टी नहीं दे रहे हैं, वो लोग उनके लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बट उन लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी पेनल्टी नहीं दे रहे, कोई फाइन नहीं पे कर रहे हैं। ये होता है बैड एक्सटर्नलिटी। वैसे ही मान लो कि हमारे एरिया में कोई पार्क है, वहाँ से हमें अच्छा सीन देखने को मिल रहा है, ग्रीनरी मिल रही है, ऑक्सीजन, फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, हम सैर करने जा सकते हैं वहाँ पे, बट हम उसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। गुड इम्पैक्ट है बट हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पैसे का कुछ लेन देन हो ही नहीं रहा, बट ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है। तो इस तरह की जो एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं इनके लिए भी कोई पेमेंट नहीं होती है। तो जो जीडीपी है वो इस तरह के इम्पैक्ट को भी अकाउंट करने में, कंसीडर करने में फेल हो जाता है। तो ये भी जीडीपी की लिमिटेशन है। विद दिस टॉपिक योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।